दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि सरकार सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ डीबी में चली गई है और जो भी कैवेटर थे उनको नोटिस मिल गई है। और उस नोटिस को रीड करने के बाद हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 पर जो ऑर्डर 12 जनवरी को सिंगल बेंच 36 नंबर कोर्ट माननीय जज एस शमशेरी द्वारा रिलीज किया गया था, उनकी कमियों को दिखाते हुए सरकार डीबी में चली गई है। और हम आपको यह भी बता दें कि शासन ने डीबी में 375 पेज में रिट फाइल की है और सिंगल बेंच ऑर्डर की ये कमियां गिनाई हैं जिसे हम वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ सरकार की रिट कैसे खारिज हो इस पर अब याची बंधुओं को जोर देना है, कंटेम्प्ट छोड़ डीबी में लड़ना होगा। सारा डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशन मिल सके और ऑल नोटिफिकेशन पर भी आप क्लिक ज़रूर करें। हम आपको बता दें कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट लिखिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है मित्रों, क्योंकि हम जो कहते हैं अंत में वही होता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शिक्षक भर्ती के बचे 12,091 पदों पर काउंसलिंग का आदेश सिंगल बेंच द्वारा 12 जनवरी को दिया गया था। जज एस शमशेरी ने अपने विद्वता का परिचय देते हुए और 12 साल से लटके हुए इन बेरोजगारों को जो सड़क दर सड़क घूम रहे थे उनको न्याय दिया था, लेकिन शासन को यह न्याय अखर गया और इसका नतीजा यह रहा कि शासन डीबी में जा रही है, डीबी में चली गई है। और आपस में जो याचिका डालने वाले अगवाकार हैं उनमें एकता की कमी है। यह कमी कहीं डीबी में जो है न्याय मिलने से लोगों को वंचित न कर दे। तो मित्रों सारी बात हम बताएंगे इस वीडियो में, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और हम आपको बता दें कि विनय पांडे जो मुख्य याचिकाकर्ता थे, लीडिंग याचिका जिनकी थी, उन्होंने कंटेम्प्ट भी दाखिल कर दिया था। आनन फानन में कंटेम्प्ट दाखिल का नतीजा यह रहा कि सरकार तुरंत डीबी में चली गई। कंटेम्प्ट दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आनन फानन में इस व्यक्ति ने कंटेम्प्ट दाखिल कर दिया। आज भी ऑडियो के माध्यम से अपने विद्वता का परिचय देता रहता है। इसके झांसे में अगर कोई आएगा तो निसंदेह वो जाल में फंसेगा। हम आपको यह भी बता दें कि लोगों को एक होकर के अब डीबी में सामना करना चाहिए, चाहे रामप्रसाद ग्रुप हो चाहे मनोज मौर्य ग्रुप हो। अब मित्रों हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि सरकार 375 पेज की भारी भरकम रिट दाखिल कर दी है और इसमें सिंगल बेंच की कमियां दिखाई गई हैं। हम आपको बता दें लगभग 1.5 दर्जन ऐसे बिंदु हैं जिसमें सिंगल ऑर्डर की जो कमियां हैं उनको रिट अलाउ करने के लिए दिखाई गई है। मुख्य कमियों को हम उजागर करेंगे इस वीडियो में, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि सिंगल बेंच का जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर के खिलाफ जब सरकार उससे अगेंस्ट टीबी में जाती है, स्पेशल अपील करती है, तो सिंगल बेंच को जो कमियां उसमें होती हैं उसको वहां दिखाना पड़ता है। इसी सिलसिले में, इसी क्रम में हम आपको बता दें कि सिंगल बेंच में सरकार ने जो कमियां दिखाई थी लगभग उनको इंक्लूड करते हुए कुछ नई कमियों को डीबी में दिखाया है जिससे उनकी रिट अलाउ हो जाए। तो हम अगर बात करें तो जो मुख्य कमियां हैं जो डीबी में आई हैं और सिंगल बेंच में नहीं थी, हम उन्हीं की बात करते हैं। क्योंकि पदों का रोना और कटाव में ना आना, काउंसलिंग में ना आना, ये तो सब पुरानी बातें थी इनकी, जिसका सिंगल बेंच ने कोई मान नहीं रखा और इनको खारिज कर दिया। तो हम आपको बता दें कि जो डबल बेंच में इन्होंने रिट अलाउ करने के लिए कमियां दिखाई हैं, तो नंबर 1 पर जो कमी दिखाई है उन्होंने ये दिखाई है कि हमारी जो स्टैंडिंग काउंसिल थी, हमारी जो अधिवक्ता थी, सरकारी अधिवक्ता थी, शासकीय अधिवक्ता थी, अर्चना सिंह चौहान, उनको नहीं सुना गया। नंबर 1 पर इन्होंने ये दिखाया है और ये बहुत बड़ी कमी दिखाते हुए उन्होंने सिंगल बेंच के ऑर्डर को यहाँ चैलेंज किया है। नंबर 2 पर जो कमियां इन्होंने दिखाया हम उसकी भी बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसमें 12,091 के वेरिफिकेशन करने के बाद ही उनको नियुक्ति देने के लिए कहा गया था, इसलिए उसमें 391 लोग ही वेरीफाई हो पाए, इसलिए हमने उनको नौकरी दे दी।
तो ये एक बहुत बड़ी कमी तो इन्होंने यह भी दिखाया है, ये नई कमी है, ये सिंगल बेंच में इन्होंने नहीं दिखाया था। और तीसरी सबसे बड़ी जो कमी है, इन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के काउंटर एफिडेविट पर तो इनके वकीलों ने रिजवाइंडर दाखिल किया और बहस हुई, लेकिन स्टेट के काउंटर एफिडेविट पर इन लोगों ने रिजवाइंडर नहीं दाखिल किया। सबसे बड़ी कमी विधिक चूक जिसे हम कह सकते हैं, इस चीज़ को इन्होंने दर्शाया है और यही एक कारण है जो इनकी रिट को अलाउ कर सकता है मित्रों। तो मैंने बहुत आपको मेन पॉइंट बताया है, बहुत सूक्ष्म पॉइंट बताया है जो बिल्कुल जानने योग्य है, और इसका प्रतिकार कैसे ये हमारे लायर करेंगे, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। देखिए, ये मेन बिंदु इन्होंने ये दिखाया है जो मैं बता रहा हूँ कि स्टेट के काउंटर एफिडेविट पर रिजवाइंडर नहीं दाखिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि विधिक चूक को दिखाते हुए इन्होंने डीबी में अपने रिट को अलाउ करने का तरीका भी खोज लिया है, और यह बड़ी बात है, इस पर ज़रूर ध्यान देना होगा मित्रों। इसलिए मैंने आपको ये इंगित भी कर दिया है। तो जहाँ तक मेरे वीडियो का बनाने का जो मकसद था वो यही था कि जो इन बिंदुओं पर इन्होंने अपनी बात रखी है, कमियों को दर्शाया है, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए चाहे वो अशोक खरे हों, आर के ओझा हों, यतियन सिंह हों, या अन्य जो दूसरे मोस्ट सीनियर वकील लाए जाएं, उनको इस पर ब्रीफिंग ज़रूर किया जाए और बताया जाए। साथ ही साथ पूरा जो है जो 375 पेज का इनका आया है रिट, उसको पूरी तरह वकीलों को पढ़ने के लिए इसी समय दे दिया जाए। और दूसरी बात हम आपको और बता दें, जो मुख्य बात है, कंटेम्प्ट को छोड़ देना चाहिए, कंटेम्प्ट नहीं फाइल करना चाहिए। जो विनय पांडे का कंटेम्प्ट फाइल है उसी को रहने देना चाहिए, क्योंकि कंटेम्प्ट दाखिल करने का समय 1 साल होता है, तो भी बहुत समय बचा हुआ है। और डीबी में अगर आप जीत जाते हैं तो उसके खिलाफ आप कंटेम्प्ट में जाइए, क्यों सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ आप कंटेम्प्ट में जाएंगे। अगर कंटेम्प्ट में जाएंगे या विनय पांडे गए हैं तो उसमें सरकार बता देगी हम डीबी में चले गए हैं, और स्पेशल अपील में जाने के बाद हमें जो ऑर्डर होगा हम उसको मानेंगे। तो इस तरह आप कंटेम्प्ट छोड़ डीबी की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कसनी चाहिए, और सभी जितने भी याची हैं, जितने भी 12,091 लिस्ट में शामिल हैं, सभी लोगों को जुट करके अब अपने मुख्य पैरवीकारों और मोस्ट सीनियर वकीलों से अब ब्रीफिंग करना शुरू कर देना चाहिए। समय बहुत कम है मित्रों। मैं बता दूं कि अगले हफ्ते, जो ये हफ्ता बीत रहा है, उसके बाद वाले हफ्ते में यह डेट लग सकती है, और समय नहीं रहेगा तो तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने पूरी बात इस वीडियो में बता दी है। बहुत सारगर्भित वीडियो मैंने बनाया है। आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए और कमेंट लिखिए, लाइक करिए, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार।